हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने टॉपिक शुरू कर रखा है नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में हमने इंट्रो, डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ ली थी आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न विद द जॉन्डिस। ठीक है, आपने अब न्यूबॉर्न की असेसमेंट करनी है। देखिए, उस असेसमेंट में आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले तो आप सीरम बिलिरुबिन लेवल को चेक करोगे कि वो कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, मोर देन 5 mg है, 15 mg है या 20 mg है। फिर उसके बाद आप येलो डिस्कलरेशन देखोगे स्किन का और टिश्यूज़ का। ठीक है, बेबी के अंदर लिथार्जी देखोगे, पुअर फीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ आप चेक करोगे। उसके बाद है, अगर आपका बिलिरुबिन लेवल आपको मोर देन 20 mg पर DL देखने को मिलता है तो ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है और ये कोज कर सकता है आपका बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी। और बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी को आपका कर्नी एक्टेरस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जब बिलिरुबिन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर चला जाए तो वो आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। उस टर्म को आप क्या बोलते हो, कर्नी एक्टेरस आप उसको बोलते हो। अब असेसमेंट के बाद हम पढ़ते हैं डायग्नोज। हम डायग्नोज कैसे बनाएंगे न्यूबॉर्न बेबी का जॉन्डिस वाले के साथ। देखिए, डायग्नोसिस में आप क्या करोगे, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पूरा स्किन, बॉडी का कलर, ये सारी चीज़ें देखोगे। उसके बाद एक आपका स्पेशली इसके अंदर आता है जॉन्डिस को चेक करने के लिए क्रैमर रूल। ये आपका है क्रैमर रूल फॉर असेसमेंट ऑफ क्यूटेनियस लेवल ऑफ जॉन्डिस को चेक करने के लिए आपका ऐसे है। ठीक है, आपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। फेस को अलग, चेस्ट को अलग, आपका अम्बलिकस से नीचे वाला रीजन अलग, हाथ पैरों को अलग। ठीक है, यहाँ इसको अलग अलग वो कर लेना है। और नंबरिंग आप कैसे करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप, अगर फेस आपका क्या येलो डिस्कलर आपको देखने को मिल रहा है तो आपका हो गया 5 mg पर DL है। अम्बलाइकस तक का एरिया आपको देखने को मिल रहा है तो 10 mg पर DL हो गया। मिड थाई अगर आपको देखने को मिल रही है तो बिलिरुबिन का लेवल 12 mg पर DL है। एंकल और रिस्ट भी हैं तो आपके 15 mg पर DL है। ठीक है, और मोर देन 15 mg पर DL आपको कब देखने को मिलेगा, जब बिलिरुबिन का लेवल आपका पाल्म और सोल्स पे आपको देखने को मिले, यानी येलो डिस्कलरेशन आपको जब कहाँ देखने को मिले, पाल्म और सोल पे। ठीक है, उसके बाद आप चेक करते हो एक नॉन इन्वेजिव मेथड आपका। नॉन इन्वेजिव यानी जिसके अंदर आपको किसी तरीके की किसी पिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो है आपका इन ग्राम इक्टेरोमीटर। ठीक है, इन ग्राम इक्टेरोमीटर क्या होता है, देखिए ये क्या है आपका इनग्राम इक्टेरोमीटर क्या है, मोस्ट एक्यूरेट रहता है आपका। ठीक है, ये एक पीस है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का जिसके ऊपर 5 स्ट्रिप बनी हुई होंगी येलो लाइंस के साथ। इसको आप कहाँ रखोगे, बच्चे की नोज़ पे रखोगे। ठीक है, और कलर मैच करोगे। ये इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट मेथड है आपका लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में आप बिलिरुबिन का लेवल चेक करवाओगे, सीरम एल्ब्यूमिन का, RBC की शेप का पता कराओगे। बाकी ये जितने भी सारे टेस्ट हैं, लीवर का, थायराइड का, G6PD की डेफिशिएंसी का, ये सारे टेस्ट आपने करवाने हैं डायग्नोसिस के अंदर। डायग्नोसिस के बाद हमारा आता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट आप जॉन्डिस के बेबी की 3 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ फोटोथेरेपी, सेकंड इज़ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड इज़ ड्रग थेरेपी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोटोथेरेपी के बारे में। देखिए, फोटोथेरेपी जैसे इसके नाम में है, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, तो लाइट का यूज़ करके आपने ये थेरेपी देनी है। इसके अंदर क्या करना है, आपने लाइट का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, टू कन्वर्ट द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक लाइट का यूज़ किया जाता है। ये आपकी एक मशीन होती है। ठीक है, इसके अंदर जो लाइट आपकी प्रेफरेबल होती है वो ब्लू और वाइट की मिक्सअप होती है, क्योंकि ब्लू लाइट से आप कलर का, स्किन का कलर आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इनका मिक्सअप है वो प्रेफर्ड किया जाता है लाइट्स का। इन लाइट की जो वेवलेंथ रहेगी वो आपकी 420 से 600 नैनोमीटर रहेगी। और डिस्टेंस मशीन और बेबी के बीच का डिफरेंस, या फिर लाइट्स और बेबी के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका कितना रहना चाहिए, 45 सेंटीमीटर रहना चाहिए, या फिर आप इंच में अगर उसको कहो तो 18 इंच वो रहना चाहिए। और इसमें कितने लाइट सोर्स या कितने बल्ब या ट्यूबलाइट होनी चाहिए आपकी लाइट में, 6 to 8 लाइट बल्ब्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इस थेरेपी को अगर आप कंटिन्यू करते हो, फोटोथेरेपी को अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चे को अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट तो है आपकी डिहाइड्रेशन। ठीक है, लाइट जब लगातार बच्चे की स्किन पे पड़ती रहेगी तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है उसकी बॉडी। इलेक्ट्रिकल शॉक का मतलब आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, या फिर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट जब बेबी के बॉडी पे पड़ रही है तो उसकी वजह से अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन आपका बन रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है वो। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फोटो
डेशन प्रोडक्ट अंडर द स्किन, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो आपकी लाइट डिग्रेड कर रही है वो बच्चे की स्किन के नीचे ही क्या हो रही है, आपकी जमा हो रही है, जिसकी वजह से जो बेबी का कलर है वो आपको ब्रोंज जैसा दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी जब फोटोथेरेपी के नीचे बेबी है, तो आपने बच्चे की आँखों को और जेनाइटल एरिया को कवर करके रखना है, ठीक है। आँखों को कवर कर रहे हो आप इसलिए ताकि रेटिनल डैमेज से आप बचा सको, और जेनाइटल एरिया को कवर इसलिए रख रहे हो ताकि इनफर्टिलिटी जैसी कोई और कंडीशन बेबी की बॉडी में ना अराइज हो, ठीक है। क्योंकि ये लाइट आपके टेस्टिस के, बेबी के टेस्टिस को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, या फिर फीमेल अगर बेबी है तो उसकी वेजाइना के अंदर ये क्या कर सकती हैं, डिफेक्ट कोज कर सकती हैं। उसके बाद है आपका एक्सपोज एज मच एज बॉडी एरिया पॉसिबल, ठीक है। आईज और जेनाइटल एरिया को छोड़ के बाकी आप जितना बॉडी एरिया एक्सपोज कर सको लाइट के नीचे उतना आपने करना है। नेक्स्ट है असेस करना अपने हाइड्रेशन स्टेटस, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हमने अभी पढ़ी थी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है इसके नीचे रखने से, तो अपने हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करते रहना है। प्रोवाइड एडिशनल फ्लूइड टू द बेबी, और आपने एडिशनल फ्लूइड ऐड करना है बेबी की उसमें, तो वो कितना रहेगा आपका 20 to 40 ml पर डे। और ब्रेस्ट फीडिंग आपने रेगुलर इंटरवल पे करवाते रहनी है, ठीक है। हर 2-2 घंटे में आपने क्या करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ताकि जो अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन आपका कन्वर्ट हो रहा है वो आपके यूरिन और आपके स्टूल, बेबी के यूरिन और स्टूल से क्या हो सके, पास आउट हो सके। तो अब जब आप खाना पीना खिलाओगे तभी फ्लूइड आप दे रहे हो तो यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो तो स्टूल ज़्यादा आपका बनेगा, तो उसकी हेल्प से वो जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है वो आपकी स्टूल और यूरिन के थ्रू बेबी की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हमारा जो मेथड है, देखिए एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर आपने क्या करना है, इस थेरेपी के अंदर आपने ब्लड का एक्सचेंज करना है, ठीक है। इन दिस थेरेपी ब्लड इज एक्सचेंज टू रिड्यूस द सीरम बिलिरुबिन लेवल, ठीक है। सीरम के अंदर बिलिरुबिन का लेवल क्या करना है, आपने रिड्यूस करना है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, ब्लड एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। एक तो सीधा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, एक है एक्सचेंज ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर क्या होता है आपका, आपने सीधा बस एक पैकेट आपने लिया ब्लड का, वो बेबी के बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज करना है, यानी बच्चे की बॉडी से ब्लड निकालना है और फिर बाहर से आप क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस थेरेपी के अंदर आपने क्या करना है, ब्लड को एक्सचेंज करना है ताकि आप सीरम बिलिरुबिन लेवल को रिड्यूस कर सको। इसके अंदर आप जो ब्लड यूज़ करोगे वो कितना रहेगा, 160 से 180 ml पर kg रहेगा। प्रोसीजर देखिए क्या है, आप कैनुला कहाँ लगाओगे, अम्बिलिकल वेन में इंसर्ट करोगे, ठीक है। और कैसा कैनुला लगाओगे, जिसके 3 वे वाल्व हों, ठीक है। और एक आपने सिरिंज लेनी है 10 से 20 ml की, ठीक है। हर एक्टिविटी आपने क्या करना है, देखिए इन ईच एक्टिविटी 10 ml ब्लड आपने निकालना है न्यूबॉर्न की बॉडी से, और फिर एडमिनिस्टर करना है 10 ml फ्रेश ब्लड जो आप बाहर से लिए हुए हो, ठीक है। 10 ml बेबी के बॉडी से निकालना है, 10 ml आपने बाहर से क्या करना है, इन्फ्यूज़ करना है। इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करते रहोगे। और जब आप आफ्टर एवरी 50 ml ऑफ ट्रांसफ्यूज़न, जैसे ही आप 50 ml ट्रांसफ्यूज़ कर देते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाना है बेबी को, टू प्रिवेंट द हाइपोकैल्शियमिया, ठीक है। कैल्शियम की कमी ना हो इसलिए क्या करना आपने, 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाना है हर 50 ml के इन्फ्यूज़न के बाद। और टोटल ब्लड आप यूज़ कर रहे हो 160 से 180 ml पर kg। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपका हाइपर कैलीमिया हो सकता है आपका व्हेन ब्लड ओल्ड, जब आप ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दो बेबी के अंदर, ठीक है। ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर दोगे तो आरबीसी क्या हो जाएंगी, आपकी टूट जाएंगी, और पोटेशियम आपके कहाँ बाहर निकल जाएंगे और ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। तो हाइपर कैलीमिया की कंडीशन आपको इस प्रोसीजर के दौरान देखने को मिल सकती है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जो आपकी कॉम्प्लिकेशन रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी, एक तो हाइपर कैलीमिया जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, तभी हम क्या लगा रहे थे, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगा रहे थे। कार्डियक फेलियर हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म बन सकता है, अगर आपने अच्छे से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया, पाइप में कहीं पे एयर रह गई है तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। जिस वेन के थ्रू हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं उस वेन में परफोरेशन हो सकती है, स्वेलिंग, इन्फेक्शन कुछ हो सकता है। और अगर आप इन्फेक्टेड ब्लड ले रहे हो तो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन भी पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न, आपको पता होगा हेपेटाइटिस सी कब होता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है आपकी उसके अंदर। नेक्स्ट है ड्रग थेरेपी, कौन सी ड्रग आप थेरेपी आपने इसके अंदर यूज़ करनी है, या कौन सी ड्रग आप यहाँ देते हो, फिनोबार्बिटोन, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर। ये क्या करती है, आपकी स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन ऑफ UDPGT एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम की सिक्रीशन को ये क्या करती है, आपकी बढ़ा देती है। तो ये था हमारा नियोनेटल जॉन्डिस का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया है तीनों तरीके का,
ये फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और ड्रग हमने पढ़ ली फेनोबार्बिटोन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज़।